वीरभद्रपुर नाम के गांव में हर साल वे श्री राम नवमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उस दिन सीता और राम के विवाह का समारोह करते हैं। इसके तुरंत बाद वे ग्रामीणों को खाना खिलाते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन शाम में उस गांव में रहने वाली दो बहनें वेदा और सत्या अपने अभिनय के माध्यम से सभी को राम की कहानियां सुनाती हैं। आसपास के गांव के लोग भी आकर उनका कार्यक्रम बड़े शौक से देखते हैं। सीता और राम की कहानी को अभिनय के द्वारा इतना सुंदर दिखाना, ये दोनों बहनों के अलावा कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। ये सच है, छोटी छोटी थी तब से लीला करती आ रही हैं। इस पूरे नाटक को वो गाकर और अभिनय करने में पूरी तरह पारंगत है। और जिस तरह से वो कहानी के बीच में कुछ ऐसी बातें कहती हैं कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसे हर कोई बड़ी आसानी से समझ लेता है। मैं जहाँ कहीं भी रहूं, रामनवमी पे जरूर आता हूँ। इस तरह वे दोनों उन बहनों के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर वहां खड़ा एक व्यक्ति गिरी बहुत चिढ़ गया। गिरी शुरू से ही वेदा और सत्या से ईर्ष्या करता था। वो किसी भी बात में इन दोनों बहनों के विरुद्ध ही बोलता था, लेकिन दोनों बहनों ने कभी गिरी से कोई बैर नहीं रखा। उन्होंने उससे हमेशा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन तब भी गिरी उन्हें बुरा ही समझता रहा। इसी तरह एक साल और बीत गया। रामनवमी का त्योहार फिर आने वाला था और गांव के बुजुर्ग त्योहार के जश्न के लिए बढ़ चढ़कर तैयारी कर रहे थे। ग्राम प्रधान ने वेदा और सत्या को अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो वेदा और सत्या, इस बार पड़ोस के सभी बुजुर्ग देखने आ रहे हैं तुम्हारी रामलीला, तो हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छे से करना अभिनय बेटियों, ठीक है ना? आप इसकी चिंता ना करें, इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे इस बार और सफल बनाने का प्रयास करेंगी। हाँ, वे दोनों ग्राम प्रधान से कहने लगी। तभी लंबे लंबे डग भरता हुआ और गुस्से से तमतमाता चेहरा लेकर गिरी वहां आया। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो। इस बार गुड़ का पानी बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबको पसंद आए ऐसा बनाना। जब उन बुजुर्ग ने इस तरह कहा तो गिरी को गुस्सा आ गया। वो बात नहीं है। फिर मैं बचपन से रामलीला देखता आ रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस गांव का कोई ऐसा नियम है कि दोनों बहनें ही इसे कर सकती हैं? क्या आपको लगता है कि किसी और को नहीं पता कि रामलीला कैसे की जाती है? इस बार मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं और मेरे दोस्त। गिरी ने ऊंची आवाज में कहा। उसके ऐसे कहने पर उन बुजुर्गों को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। वे जानते थे कि गिरी वेदा और उसकी बहन को पसंद नहीं करता और इसीलिए वो उन्हें हटाकर खुद अभिनय की जिम्मेदारी लेना चाहता है। तभी वेदा आगे आई और बोली, प्रधान जी, गिरी जो कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं और गांव के लोग भी कुछ नया देखना पसंद करेंगे, इसीलिए इस साल इन्हें ही करने दीजिए। हम तो हर साल करती हैं और हमने आज तक किसी और का अभिनय देखने का आनंद भी तो नहीं उठाया। इस बार उठाएंगे, क्यों सत्या? वेदा ने समझाया। वेदा ने जब खुद ही ऐसे कहा तो बड़ों को समझ नहीं आया कि अब क्या कहें। वे अच्छी तरह जानते थे कि गिरी को अभिनय करना नहीं आता। अभिनय की जिम्मेदारी तो वो सिर्फ इसलिए ले रहा है ताकि दोनों बहनों को नीचा दिखा सके। कुछ देर बाद आपस में बातचीत करने पर वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे और बोले, अच्छा चलो ऐसा करते हैं गिरी, त्योहार कल ही है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं तुम इसे किस तरह करोगे। तुम्हारा अभिनय पसंद आया तो तुम ही कर लेना कल। क्या कहते हो, बोलो? हाँ, ग्राम प्रधान ने कहा। गिरी मान गया और खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों को लेकर उन बुजुर्गों के पास फिर आया और बोला, जैसा आपने कहा था ले आया हूं अपने दोस्तों को, तो रामलीला शुरू करें हम लोग, कहिए। हाँ, बिल्कुल शुरू करो, जाओ वहां स्टेज पर, उन्होंने कहा। वेदा और सत्या भी वहीं खड़ी थी। गिरी और उसके मित्र अभिनय करने के लिए मंच पर गए। क्योंकि ये उनके लिए पहली बार था, जब वे दर्शकों के सामने आए तो थर थर कांपने लगे और पसीने से तरबतर हो गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। क्या हुआ, शुरू करो ना, ग्राम प्रधान ने कहा। गिरी और डर गया। गिरी ने धीरे धीरे कविता सुनानी शुरू तो की। गिरी के मित्र घबराए हुए थे। वे बड़ी कम आवाज में कविता गा रहे थे।
थोड़ा जोर से बोलो, सुनी नहीं पा रहे यहीं खड़े। उन्होंने ऐसा कहा तो गिरी के पसीने छूट गए। दूसरी तरफ से वेदा और सत्या ने गाना गाना शुरू किया और उन्हें इशारा किया कि वे उनके गाने पर सिर्फ होठ हिलाएं। सत्या और वेदा मंच के पीछे चली गईं और गाना गाने लगी। गिरी और उसके दोस्तों ने गाने पर सिर्फ अपने होठ हिलाने शुरू कर दिए। पूरी लीला समाप्त होने तक वेदा और सत्या ने उनका साथ दिया और गाती रहीं। बुजुर्ग भी समझ गए थे कि सत्या और वेदा ही गा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किया और बोले, गिरी, तुमने अच्छा गाया और अभिनय किया, कल का कार्यक्रम तुम ही कर लो। वे कहकर जा ही रहे थे कि गिरी ने उन्हें रोका और बोला, हमें क्षमा करें, हर बार की तरह इस बार भी वेदा और सत्या ही कर ले, हम नहीं कर पाएंगे। उसने कहा और अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। अगले दिन रामनवमी का त्योहार था। सुबह से दोपहर तक बड़ी धूमधाम से लोगों ने रैली निकाली, खाना खाया, सब अपने अपने घर चले गए। शाम में वेदा और सत्या ने फिर से रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। वेदा और सत्या ने गिरी को सबके सामने अपमानित होने से बचाया था, इसलिए गिरी ने अपना दिल दोनों बहनों के लिए साफ कर लिया, उन्हें अपनी बहनें मानने लगा और उनके साथ प्रेम से रहने लगा। नारायणपुर नाम के एक गांव में दो बहनें पूजा और कविता रहती थी। पूजा एक कपड़े की दुकान में काम किया करती थी जो उनके रहने की जगह से बहुत दूर थी। पूजा को उस दुकान में काम करके जो पैसा मिलता था उससे वो कविता की पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। एक बार पूजा की दुकान में किसी ने कुछ कपड़े चुरा लिए। दुकान के मालिक ने वो दोष पूजा पर मढ़ दिया, उसे बहुत डांटा और काम से हटा दिया। पूजा घर लौटकर रो रही थी। दीदी, मुझे पता है कि आपने ये गलत काम नहीं किया है। आप देखिए, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और आपको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। देखना दीदी, मत रोइए आप। उसने पूजा को दिलासा दिया। हाँ पूजा, मुझे क्यों अफसोस होना चाहिए? अफसोस उन्हें होना चाहिए कि उन्होंने मेरी बात को सुना तक नहीं। ये सोचते हुए उसने कविता को स्कूल जाने के लिए तैयार किया और उसे स्कूल भेज दिया। उस दिन से पूजा एक बेहतर नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन पूजा को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन घूमते घूमते थक गई और बस एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। उस समय पेड़ की दूसरी तरफ एक स्वामी जी अपने आसपास के लोगों को उनका भविष्य बता रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और, स्वामी जी, आपने जो कहा सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन इसे असल में अपनाना क्या संभव है? मुझे संदेह है। क्या आप मुझे एक धनवान आदमी बनने का तरीका बता सकते हैं? तब स्वामी जी हंस दिए और पूछा, धनवान का क्या अर्थ है? अमीर होना। स्वामी जी फिर से हंसे। ये सोचना मूर्खता है कि अमीर होना मतलब पैसा होना है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें तरीका जरूर बताऊंगा। स्वामी जी ने कहा और उस आदमी को एक बड़ी सी प्लास्टिक की हड्डी दिखाई। उस प्लास्टिक की हड्डी को देखो, तुम उससे भी धनवान बन सकते हो, उसका सही इस्तेमाल करके, लेकिन इसके लिए परिश्रम और दिल में संकल्प चाहिए। वो आदमी तंग आ गया और बोला, बहुत हो गया स्वामी जी, बहुत हो गया आपका भाषण, नहीं सुनना आपका प्रवचन। इस तरह उस व्यक्ति ने कई अपशब्द कहे और बुरा भला कहता हुआ वहां से चला गया। पूजा जो वही खड़ी थी, उसने स्वामी जी के शब्दों को बड़ी गंभीरता से लिया। क्या सच में इस हड्डी का इस्तेमाल करके हम धनवान बन सकते हैं? ऐसा कैसा हो सकता है? वो उस प्लास्टिक की हड्डी को उठाकर घर जाने लगी। रास्ते में गिरी नाम के व्यक्ति ने उसके हाथ में वो हड्डी देखी। पूजा, क्या तुम मुझे वो हड्डी दोगी जो तुम्हारे हाथ में है? मेरा कुत्ता हर रोज हड्डी खाना चाहता है और मैं रोज हड्डियां खरीदने का खर्चा नहीं उठा सकता। गिरी ने जब इस तरह कहा तो पूजा को एक आइडिया सूझा। ओह गिरी, ये हड्डी तो मैंने अपने कुत्ते के लिए अभी अभी 500 रुपए में खरीदी है। गिरी ने जल्दी से उससे कहा। पूजा, मैं देता हूँ ना तुम्हें 500 रुपए, लेकिन मेरे कुत्ते के लिए हड्डी मुझे दे दो। वो तुरंत अपने घर के अंदर गया और पैसे लाकर पूजा को दिए। पूजा ने पैसे लेकर उसे वो हड्डी दे दी। उसने जब पैसों को देखा तो बड़ी खुश हुई। पूजा जब घर जा रही थी तो उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा देखा। पूजा ने वो सारे फूल 500 रुपए में खरीद लिए
और तरह तरह के फूल खरीदकर मंदिर के पास आकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। वो 500 रुपए फूल बिकने के बाद 1000 बन गए। अब पूजा रोज मंदिर के सामने फूल बेचने लगी। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी के कारण फूल मुरझा जा रहे थे, तो उसने सोचा कि कुछ और बेचकर पैसा कमाऊंगी। ऐसे ही एक दिन जब वो जा रही थी, तो उसने एक ऑफिस के सामने लोगों को तपती धूप में इंतजार करते देखा। उसने उन लोगों के लिए छाछ बेचने का विचार किया। उसका छाछ बेचने का काम भी खूब चल निकला। उधर एक दिन स्कूल में कविता की अध्यापिका ने छात्रों से किसी महान व्यक्ति के बारे में लिखने को कहा। कविता ने अपनी बड़ी बहन पूजा के ऊपर एक निबंध लिखा कि वो कितनी उद्यमी है और किस समझदारी से अपना काम करती है। उसकी अध्यापिका ने जब निबंध पढ़ा तो उन्होंने कविता की बहुत तारीफ की और उस निबंध को एक पत्रकार को देकर अखबार में छपवा दिया। तब सभी को पूजा के बारे में पता चल गया। फिर एक दिन उसी कस्बे की एक पार्टी का नेता पूजा के बारे में सुनकर उनके घर आया। बेटी, हमने तुम्हारे जीवन के बारे में पढ़ा, बहुत प्रेरणादायक है। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पूजा ने कुछ देर सोचा और अंकल, मेरी एक कपड़े की दुकान शुरू करने की इच्छा है। यदि आप कुछ कर्ज मंजूर कर देते हैं तो मैं अपनी दुकान खोल सकती हूँ। ठीक है, मैं आज ही इस मामले को देखता हूँ बेटा। और उन्होंने कुछ ही समय में पूजा की दुकान के लिए कर्ज मंजूर कर दिया। उन पैसों से पूजा ने अपने कपड़ों की एक दुकान खोली। एक छोटे से आइडिया पर काम करके अब पूजा एक दुकान की मालकिन बन गई थी।